हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और हमारा चैनल उत्कर्षा एनसीईआरटी क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग लेके फिर आगे है एनसीईआरटी जो कि है भूगोल का चैप्टर 4। और इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 और 2, 3 सब बता दिए हैं, 1 से लेकर 3 तक। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देख ले, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट हो उसको क्रमवार पढ़ना ही बहुत अच्छा होता है। तो हमने आपको 1, 2, 3 चैप्टर बता दिए हैं इस चैनल पे, जिसका प्ले लिस्ट भी बना हुआ है। और इस चैप्टर पे जो है 4 है जो आज हम लोग देखेंगे। और आप लोग को बता दें कि एनसीईआरटी की श्रृंखला में हम लोग इतिहास, भूगोल, ठीक है, और राजनीतिक शास्त्र, साइंस जितने भी है इसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे इस चैनल पे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है इस चैनल पे। अगर आप जुड़े रहते हैं तो आप एनसीईआरटी का जो एक सरदर्द बना हुआ रहता है कि लोग 6 से लेकर 12 तक कैसे करें, उसे पूरा किया जा सकता है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है एनसीईआरटी बहुत ही ज़रूरी है। तो इसी ज़रूरत को देखते हुए हमने इस चैनल को क्रिएट किया है ताकि आप लोग को हेल्प हो सके, और आप लोग को हेल्प करके हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हम भी थोड़ा मोटिवेट हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज चैप्टर 4 को है इसमें भूगोल को। तो चैप्टर 4 चलिए देखते हैं क्या है, मानचित्र। तो हम लोग इसको लाइन बाय लाइन यहाँ पे रीड करते हैं। आपको बता दें, अगर कोई नया देख रहा है इसको तो बता दें कि हम लोग लाइन बाय लाइन पूरा बुक को रीड करते हैं, उसको समझने का भी यहाँ कोशिश करते हैं, और इसे क्वेश्चन आंसर भी थोड़ा सा शॉर्टली में देख लेते हैं। और बता दें कि फिर इसके जब कंप्लीट हो जाएगा भूगोल तो इसका शॉर्ट नोट भी लाएंगे जब 6 से 12 तक हो जाएगा। या तो 6 का जब होगा तो 6 का क्लास में जितना भी भूगोल में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसको सब देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 4 मानचित्र। इससे पहले इसको आप देख लीजिए। यहाँ पे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की तरह आपको पता रहना चाहिए। उत्तर टॉप में है और अप में नीचे में दक्षिण होता है, और राइट साइड में क्या होता है, पूर्व होता है। उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, पश्चिम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन के लिए, आपको रीजनिंग में भी काम आता है। तो चलिए मानचित्र को देखते हैं। चैप्टर 4 क्या है। आप पिछले अध्ययन में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती है। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि पिछले अध्ययन में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके थे, और ग्लोब का अध्ययन की कुछ सीमाएं होती है भी जान रहे थे। ठीक है, तो उसका चलो अब देखते हैं आगे क्या है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्य, उसके बाद झीलें, शहर तथा गाँवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। तो मानचित्र पृथ्वी के सतह या इसके एक भाग के पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचे गए चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। ठीक है, मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक बड़ी किताब की तरह देखो, बहुत से मानचित्र को जब एक साथ रख दिया जाता है तब यह एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकार तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होती है। मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। तो मानचित्र से हम क्या हुआ, ग्लोब जो देखे थे पिछले अध्याय में उससे ज़्यादा इसमें जो है जानकारी मिलेगा मानचित्र में। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, ठीक है, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। ठीक है, उससे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे ग्रीन के अक्षर में क्या था। आप कुछ करके देखिए, इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, चलो आप देखते हैं हम लोग भौतिक मानचित्र। देखो बच्चों, आप लोग जब कभी बुक के दुकान में जाते होंगे तो यहाँ पे बताता होगा कि कोई कैसा मानचित्र चाहिए आपको, राजनीतिक मानचित्र चाहिए कि भौतिक चाहिए, जैसे इंग्लिश में अगर बोले ज्योग्राफिक मैप चाहिए कि पॉलिटिकल मैप चाहिए, ऐसे बातें आपको सुनने को मिलता होगा। तो आज ये चैप्टर रीड करने के बाद आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फिर देखते हैं क्या है इसमें भौतिक मानचित्र।
चलो, भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों, ठीक है, जैसे पर्वत, पठार, मैदानों, नदियों, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चवच मानचित्र कहा जाता है। तो आप समझ गए भौतिक मानचित्र किसे कहते हैं। भौतिक, अब याद रखो भौतिक से क्या होता है, पर्वत, पठार, मैदान, नदियों के महासागर इत्यादि को दर्शाने वाला मानचित्र को भौतिक कहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे राजनीतिक मानचित्र। राज्य, नगरों, शहरों तथा गाँवों और विश्व के विभिन्न देशों और राज्य तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। देखो, राजनीतिक सुनते ही आपको माइंड में आना चाहिए कि अलग राज्य, नगर, शहर तथा गांव का अलग अलग इसका बॉर्डर होता है, तो उसके विभिन्न देशों और राज्य तथा उनकी सीमा को दर्शाने वाले को मानचित्र राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। तो ये बात आप याद रखिए। चलो, उसके बाद देखते हैं क्या है थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। तो थीमेटिक मानचित्र क्या है, इस बहुत किसी को नहीं पता आता है कि थीमेटिक मानचित्र क्या है। तो थीमेटिक मानचित्र जैसे आपको सड़क क्या है, सड़क का मानचित्र देना, वर्षा कहाँ ज़्यादा होता है उस सबका मानचित्र में दिया हो रहना, सब थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे मानचित्र के 3 घटक है, दूरी, दिशा और प्रतीक। तो इसमें याद रखेंगे और हम लोग देखेंगे कि मानचित्र के जो 3 घटक है, दूरी, दिशा और प्रतीक, उसको फिर देखते हैं। पहला दूरी। देखिए, दूरी क्या है, मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के पन्ने पर दर्शाता है। यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचा जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। देखिए, अगर हम लोग भारत को देखते हैं तो भारत का जो उसको ऐसे तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि उसको दूरी में डिफरेंस ना हो, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट होता है। और जैसे कि भारत के मानचित्र में जितना भी राज्य का अगर दर्शाते हैं तो उसका एक सीमित उसका जो है दूरी होता है। ऐसा नहीं कि किसी को ज़्यादा कम करके दिखा दे, तो दूरी अगर सही से नहीं दिखाएंगे तो बिहार बड़ा लगेगा या तो गोवा ज़्यादा बड़ा लगेगा। बात समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसीलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर का दर्शाता है। आप सिंपल समझ रहे होंगे, आपके रेखाचित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर के बराबर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थलों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। आओ कुछ करके देखें, नहीं देखना होता बच्चों, पहले ही बता चुके हैं। अब देखो, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीप या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्तर के लिए 500 किलोमीटर को दर्शाते हैं। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब कोई छोटे क्षेत्रफल वाला भाग जैसे आपका गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। याद रखेंगे, बड़े जो है पैमाने वाला मानचित्र छोटे पैमाने से अच्छा जानकारी देता है। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि ये बुक तो एकदम न्यू है, 2013 से लेकर 14 तक, तो एकदम न्यू एडिशन है ये भूगोल, जो कि एनसीईआरटी का है। तो आप इसमें एकदम लेटेस्ट बुक पढ़ेंगे जितना भी सब्जेक्ट रहेगा। तो और रही बात जो हाल फिलहाल में कुछ जो चैप्टर हटाया गया इतिहास से, उसका अब इम्पोर्टेंस घटेगा, ठीक है, क्योंकि सरकार खुद हटा रहा है। पर उस जो चैप्टर हटाया गया उसको भी हम एक्स्ट्रा वीडियो ला के जब इतिहास देखेंगे तो एक्स्ट्रा वीडियो ला के उस चैप्टर को भी एनसीईआरटी से पूरा करें ताकि आपको हर कुछ का नॉलेज रहे। तो अब टेंशन नहीं लेना है आपको। चलिए इसको आगे देखते हैं। भूगोल को ही फिलहाल, जब साइंस में इतिहास में आएंगे तो उसको जो भी प्रॉब्लम है क्लियर रखेंगे।
तो आप इसमें देख सकते हैं एक मानचित्र टाइप का दिया हुआ है कि खेल का मैदान है, उसके बाद सामुदायिक केंद्र है, एक तरह का कुआं, विकास घर, ये क्या है, एक गांव का मानचित्र है। तो मानचित्र आप समझते होंगे ऐसे ही, जो कि सिंपली सभी जानते हैं। अब देखिए इम्पोर्टेंट था, हम बता रहे थे कि प्रधान दिग्बिंदु जो है आपको पहले डायरेक्शन पता रहना चाहिए। मानचित्र में जो सबसे ऊपर होता है, अब मानचित्र है आपके पास मान लीजिए इंडिया का, तो हम ऊपर वाला इसको क्या कौन सा दिशा बोलेंगे वो सब पता रहना चाहिए। तो आपको पहले तो हम बताते शॉर्ट में कि ऊपर वाला दिशा को उत्तर बोलेंगे, नीचे वाला को दक्षिण, और दाएं तरफ को पूरब और बाएं तरफ को पश्चिम। तो फिर ठीक है, इसके आगे देखते हैं फिर क्या है दिशा। देखिए अधिकतर मानचित्र में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर उ लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशा जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 अभी देखे हैं में 4 मुख्य दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया गया है। वो प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। बीच की 4 दिशाएं में उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम होता है। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति को पता लगाया जा सकता है। चित्र 4.1 से निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकास के घर से, चलिए ये सब नहीं करना है, विकास के घर, सामुदायिक केंद्र, ये सब वगैरह तो ये एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम देखेंगे हम दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। ठीक है, यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। ठीक है, दिक् सूचक ये भी इम्पोर्टेंट, जब आप साइंस पढ़ेंगे साइंस में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा ये कि चुंबकीय सुई जो है उत्तर तथा दक्षिण दिशा की ओर होती है। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद देखते हैं प्रतीक क्या होता है। प्रतीक देखिए, प्रतीक क्या है, यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियां जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों को या कुआं को दिखाना संभव नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए वह निश्चित अक्षरों, छाव, रंगों, चित्र तथा रेखाओं के उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। यह प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। प्रतीक मतलब प्रतीक आप समझ रहे होंगे, एक ड्राइंग टाइप का सिंबल। ठीक है, यह प्रतीक कम स्थान से अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इस प्रतीक को इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब आप इन चिन्हों का सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे आप सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। अब देखेंगे इससे पहले चित्र क्या है कि रूट चिन्ह क्या है। सब देखिए, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। सब देखिए, रेलवे बड़ी लाइन, मीटर लाइन रेलवे स्टेशन में जो होता है, देखिए ये तरह का होगा। बड़ी लाइन रहेगा तो ऐसे चिन्ह रहेगा, मीटर लाइन रहेगा तो बीच वाला है, और रेलवे स्टेशन का चिन्ह है ऐसा रहता है। अब पक्की देखिए, सड़क का क्या है, सड़क पक्की रहेगा तो ऐसे रहेगा, कच्ची रहेगा तो ऐसे आपको डॉट टाइप का दे देगा ऐसे। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा, देखो सीमा ऐसे ऐसे रहेगा, आप देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके देख सकते हो। चलिए इसको आप ये कर देते हैं हम लोग ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले सको। अब देखिए फिर मंदिर, गिरजाघर का सिंबल कैसे दिया होता है मैप में। ठीक है, छतरी का सिंबल देख लो आप। मस्जिद का तो पता ही होगा, मस्जिद, गिरजाघर कैसा है। और यहाँ पे जो छतरी का भी सिंबल आप देख लेना। और नदी का देखिए, और कुआं, ठीक है, नहर, पुल, इस सब का सिंबल आप देख सकते हो। जब आप मैप का भी देखते होंगे तो ऐसा सिंबल अगर दिखाया तो आप समझ में आ सकता है। तो क्यों ना आप इसको अच्छे से रीड करके देख लो। जब हम लोग पढ़ाई शुरू से कर ही रहे हैं तो ये सब सिंबल का भी नॉलेज रखना कहीं ना कहीं ज़रूरी होता है। हालांकि उतना ज़रूरी नहीं, लेकिन जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए, पोस्ट ऑफिस को पीओ लिख देते हैं, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस को पीटीओ लिख देते हैं, पुलिस स्टेशन को पीएस लिखते हैं। उसके बस्ती के देखो ऐसे करते हैं, कब्रिस्तान को ऐसा शो करते हैं, पेड़ ऐसा और घास ऐसे। तो आप, आई होप कि आप इसको समझे होंगे। चलो आप देखते हैं, यहाँ तक हम लोग रीड कर सके हैं। अब ये रूट जो है, ये रूट प्रतीक कहते हैं। तो ये सब क्या कहते हैं, प्रतीक कहते हैं, जो पढ़े थे। अब देखिए यहाँ पे बसंतपुर क्या है, एक तरह का सुंदरपुर गांव और उसके आसपास का क्षेत्र, एक तरह का इसे
दिखाया गया है कि आपको ऐसे एक तरह का नाम दिया गया है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पे येलो बॉक्स में दिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट देखते हैं कि प्रतीक कहते हैं। कुछ रूट प्रतीक चिन्ह 4.3 में दर्शाए गए हैं। ऊपर जो देखे थे, विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशय, भूरा रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, कहीं कहीं एग्जाम में आ चुका है कि नीले रंग से किसका इस्तेमाल करते हैं, जलाशय का पता होगा, भूरे रंग से पर्वतों का, और पीला रंग से पठारों का, और हरा रंग से मैदानों को तो पता ही होगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखते हैं रेखा चित्र क्या होता है। रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय परीक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होता है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपके रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेखन को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जा सकता है तथा इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। तो रेखाचित्र आप समझ गए होंगे कि जिसे किसी तरह समझाते हैं कि देखो मेरा घर यहाँ है, तुम्हारा इतना दूर है, तो उसमें जो भी डिस्टेंस देते हैं उसका मतलब परफेक्ट डिस्टेंस नहीं देते हैं, एक ऐसे ही दे देते हैं, तो उसी को बोलते हैं रेखाचित्र। ठीक है, मानचित्र में ही आते हैं सब। अब देख खाका क्या होता है। एक छोटे क्षेत्र का आप चलो उसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ओके, तो फिर देखते हैं कि एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे कि कमरे की लंबाई चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले रेखाचित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहते हैं। तो आई होप कि अब खाका समझ में आ गया होगा क्या है। एक तरह का जिसमें नाप, एक तरह का बड़ा सा चीज़ बना देना किसी रूम का या कुछ का, उसे खाका कहते हैं। तो आई होप समझ में आया। चलो दोस्तों, चैप्टर 4 यहाँ से ख़त्म होता है और यहाँ पे क्वेश्चंस आ गया है। मानचित्र के 3 घटक कौन कौन है, दूरी क्या था, दूरी और क्या क्या था, चलो आप देख लेंगे। प्रधान दिग्बिंदु कौन सा है ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है कि वृक्षों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र किस में आता है। वृक्षों का वितरण जो दिखाते थे, आपको पता होना चाहिए था वृक्षों के वितरण क्या थीमेटिक मानचित्र में आता था। उसे नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में क्या आता था, नीले रंग का इस्तेमाल जलाशय को। दिक्सूचक का उपयोग किसके के लिए क्या आता है, दिक्सूचक, ठीक है, प्रतीकों को दिखाने के लिए या मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए या दूरी मापने के लिए, ये आप देख लेंगे। पैमाना आवश्यक है किसके लिए, पैमाना जो पढ़े थे किसके लिए आवश्यक है। सारा क्वेश्चन आपको बन जाएगा, लेकिन आपको जो है देखिए एनसीईआरटी अगर पढ़ने टाइम आप अच्छे से रिवीजन रख लेते हैं हर एक लाइन को, तो जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा, वरना फिर से आप दोबारा क्वेश्चन देख के आंसर करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो चलिए दोस्तों, चैप्टर 4 जो कि था एनसीईआरटी का ही भूगोल, चैप्टर 4 जो कि कंप्लीट हो गया अभी, और इसमें और चैप्टर है। जो भी चैप्टर 6 क्लास का है जल्दी से पूरा कर दिया जाएगा और आपका भूगोल 6 क्लास का ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद 7 क्लास का भूगोल का स्टार्ट कर देंगे। इसी तरह फिर इतिहास को भी शुरू करेंगे बहुत ही जल्द। आप लोग वीडियो पे बस अपना जो है एक तरह का मोटिवेट हम आप देते रहो हमको भी, ताकि हम भी वीडियो बनाने में आपका हेल्प करें। तो आप प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए, चैनल न्यू है तो हम चाहते हैं कि इसको सपोर्ट करो आप लोग। तो फिर मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। जल्दी ही इसका चैप्टर 5 आने वाला है भूगोल का। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं।